भाग्यम फलति सर्वत्र न विद्या न च पौरुषम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं स्वामी अंतानंद महाराज और उपस्थित हूं आज फिर से एक कुंडली को लेकर जिसका हम और आप मिलकर अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने अभी श्लोक में कहा, भाग्यम फलति सर्वत्र, हमेशा भाग्य ही फलित होता है, न विद्या न च पौरुषम, न ही विद्या और न ही पौरुष। यानी विद्या, पौरुष, रूप, रंग, परिवार कुछ भी वास्तव में काम नहीं आता है। जो आता है वो भाग्य आता है। लोग कहते हैं कि कर्म से भाग्य का निर्माण होता है और हम मानते हैं कि भाग्य ही कर्म को निर्धारित करता है, तभी हम कोई कर्म कर पाते हैं। अगर भाग्य में नहीं है तो हम कर्म भी नहीं कर पाएंगे। खैर, हमारा कहने का मतलब ये है कि होता वही है जो ईश्वर ने जिसकी जो रचना कर रखी है, जो ईश्वर ने निर्धारित कर रखा है। इसी प्रकार जो कुंडली कहती है, कुंडली जो अगर सही कुंडली है तो जो कुंडली कहती है होगा वही, आपके चाहने से कुछ नहीं होता है। तो आइए एक बार फिर से हम इस कुंडली का अध्ययन करते हैं। और इसके पहले हम आपसे यह निवेदन करते हैं कि अगर आप चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं, जिससे इसका लाभ दूसरे लोगों तक भी पहुंच सके। और हमारा ये प्रयास है कि हर घर में ज्योतिष सीखी जाए, ज्योतिष की जानकारी लोग रखें। हमारी ये प्राचीनतम विद्या गुड़ विद्या है, इसके बारे में आप जानिए, समझिए और इसके ज्ञान का प्रकाश जो है, इसके ज्ञान का प्रकाश आप घर घर तक पहुंचाएं और इससे लाभान्वित हों और अपने भविष्य को इस कुंडली के माध्यम से अपने भविष्य को सुधारने और संवारने की कुछ कोशिश आप स्वयं कर सकें और दूसरों को भी उनके बारे में आप बता सकें। तो आइए अध्ययन करते हैं इस कुंडली का। यह कुंडली हमें भेजी है किसी जातिका ने। उनका जो जन्म तिथि है वह 15 नवंबर 1995 है। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे यानी 7 AM। स्थान है गोंडा, उत्तर प्रदेश। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। चार्ट आपके सामने है, आप भी एक चार्ट बना लीजिए और उसके हिसाब से हम लोग इसको देखना शुरू करते हैं। साथ ही साथ आप बता दें कि इस कुंडली में शुक्र में शनि की महादशा चल रही है, जो आगे आगे हम इसके बारे में भी इसको देखेंगे। आगे चल के हम इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, यहाँ पर ये कुंडली जो है ये वृश्चिक लग्न की कुंडली है, यानी मंगल इसके भाव के स्वामी होते हैं। लग्न के स्वामी मंगल है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल वहां पर अपनी ही राशि पर प्रथम स्थान पर अपने ही घर पे विराजमान है। जो भी ग्रह अपने स्वामी से दृष्ट होता है या उससे युक्त होता है, यानी जिस घर में उस घर का स्वामी बैठा होता है या उसको देख रहा होता है, वह घर जो होता है, वह भाव जो होता है, वह हाउस जो होता है वो अत्यंत बलवान हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है। तो यहाँ पर लग्न अत्यंत बलवान है। साथ ही साथ यहाँ पर दो शुभ ग्रह गुरु और शुक्र, जो कि सबसे शुभ कुंडली के सबसे शुभ ग्रह गुरु और शुक्र होते हैं, ऐसे दो शुभ ग्रह वहां पर बैठे हैं, जिससे ये पता चलता है कि कुंडली वास्तव में बहुत ही अच्छी है और इस व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत ही अच्छा है, बहुत ही शानदार व्यक्तित्व है। सिवाय इसके कि यह वृश्चिक राशि है। वृश्चिक का मतलब होता है बिच्छू, और बिच्छू जो होता है वैसे तो आमतौर पर बहुत ही शांत होता है, एकदम शांत चुपचाप जमीन में चिपक के बैठा रहता है, पर जहां इसको आप छेड़ेंगे ये डंक मारेगा। अगर इसको किसी ने छेड़ा तो यह व्यक्ति बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाता है। न सिर्फ क्रोधित हो जाता है, डंक भी मारता है, मतलब कुछ ना कुछ वो रिएक्शन जरूर करेगा जिससे आपको पीड़ा पहुंचेगी। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि द्वितीय भाव के स्वामी गुरु भी यहाँ पर बैठे हैं, जो कि अत्यंत शुभ होते हैं। गुरु अत्यंत शुभ होते हैं, पर देखने की बात यह है कि द्वितीय भाव वाणी का भाव होता है और वाणी भाव के स्वामी अपने से द्वादश है। अगर यहां से हम गिनना शुरू करेंगे तो ये द्वादश स्थान है, इस भाव का ये द्वादश स्थान है। तो अपने से द्वादश स्थान पे आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी वाणी होगी तो गुरु के अनुसार ही, यानी बात तो अच्छी ही करेंगी, पर कहीं ना कहीं लोगों को वो चुभ जाएगी। तो अगर आपने इनको छेड़ा तो ये आपको मुंह से ही ऐसी बातें कह देंगे अपने मुंह से, या जवान ही इनकी ऐसी चलेगी कि बोलेंगे वो 100% सही, पर आपको बहुत बुरी लगने वाली है। तो इनको जो है आपको छेड़ना नहीं है। ऐसे जातक बहुत शांति प्रवृत्ति के होते हैं, पर अत्यंत गुस्सैल, अत्यंत क्रोधी और बहुत ही साहसिक कार्य करने वाले होते हैं। तो इन्हें आपको ऐसे लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए, पर व्यक्तित्व के हिसाब से बहुत अच्छी कुंडली शुरुआती तौर पर देखने पे हमको लग रही है। अब देखते हैं कि इस पहले प्रथम स्थान और यहाँ पे बैठे ग्रहों पर दृष्टि किसकी किसकी है। तो हम प्रथम दृष्टिया ही पाते हैं कि इस प्रथम स्थान पर और यहाँ बैठे ग्रहों पर शनि की दृष्टि है। आप देखिए कि यहाँ मंगल की राशि है और यहाँ शनि की राशि है, और शनि जो है स्वयं अपनी ही राशि पे चतुर्थ स्थान में अपनी ही राशि में कुंभ राशि में विराजमान है। अब देखिए, मंगल और शनि आपस में अति शत्रु हैं और
जब शनि मंगल को देखेगा, उसके घर को देखेगा, तो निश्चित तौर पर चूंकि हम मंगल की राशि भी है तो प्रथम स्थान से संबंधित चीजों का नुकसान करेगा, और मंगल बैठा तो मंगल को भी नुकसान पहुंचाएगा। यानी इस स्थान से संबंधित चीजों में हमें वो मंगल जो है वो नुकसान पहुंचाएगा। और मंगल की दृष्टि भी हम देखते हैं जो चतुर्थ स्थान में पड़ती है। चतुर्थ स्थान भूमि भवन वाहन का होता है, माता का होता है, कि यहाँ शनिदेव स्वयं विराजमान है। तो ऐसा तो कहा जाए कि जो ग्रह अपने घर में बैठा होता है अपने घर का वो नुकसान नहीं करता, पर कहीं ना कहीं चतुर्थी की हानि हो रही है, क्योंकि मंगल देख रहे हैं और शनि बैठे हैं, तो यहाँ से संबंधित कार्यों को वो विलंबित कर देंगे, डिले कर देंगे, और वो काफी लेट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद आप देखिए कि द्वितीय स्थान, हम जैसे आपका कहा, द्वितीय स्थान वाणी का होता है, विद्या का होता है, और साथ ही साथ कुटुंब का होता है। तो उसके स्वामी अपने से द्वादश बैठे हैं जाके, तो कहीं ना कहीं इस भाव का व्यय, क्योंकि द्वादश स्थान जो होता है कुंडली का वो व्यय भाव कहलाता है। तो जैसा उसका नाम है वैसा उसका काम है। तो यहाँ के स्वामी जब द्वादश स्थान अपने से द्वादश चले गए, जाके लग्न में बैठ गए, तो इस स्थान से संबंधित चीजों की वो हानि करेंगे, उसका व्यय होगा। तीसरी चीज जो है, तीसरा स्थान जो है जहां पर शनि की राशि है मकर राशि है, और यहाँ पर चतुर्थ स्थान में कुंभ राशि है जिसके स्वामी शनि होते हैं, जो चतुर्थ स्थान में विद्यमान है। देखिए इस स्थान से द्वितीय है, तो इसके लिए तृतीय के लिए बहुत अच्छा हो गया। तृतीय स्थान जो है पराक्रम का स्थान है, भाई बहनों, छोटे भाई बहनों का स्थान है, नौकर चाकरों का स्थान, उनके लिए बहुत अच्छा हो गया। ये देखा जाए तो द्वितीय स्थान धन, तो यहाँ से यहाँ, तो ये छोटे भाई बहनों के लिए बहुत अच्छी चीज हो गई। पर आप देखिए कि चतुर्थ स्थान यहाँ के स्वामी, चतुर्थ के स्वामी होकर कोई क्रूर ग्रह जो होता है, जब वो केंद्र का स्वामी होता है तो अत्यंत शुभ परिणाम देने वाला हो जाता है, नहीं शुभ ग्रह हो जाता है। तो यहाँ के स्वामी होकर ये तो शुभ हुए, पर तृतीय के स्वामी होने के कारण ये पुनः अशुभ हो गए। तो इस कुंडली में शनि जो है एक पापी और अशुभ ग्रह की भूमिका निभा रहे हैं, वो अशुभ ग्रह है। तो अशुभ ग्रह की दृष्टि अब देखिए ये लग्न में जा रही, वैसे तो इनकी 1 2 3 तीसरी दृष्टि यहां जा रही है, जो कि शत्रुओं का नाश कर देगी, जो कि रोग ऋतु और ऋण का नाश करने वाली है। सप्तम दृष्टि यहाँ, सप्तम दृष्टि जो है दसम स्थान में जाएगी, जहां पर सूर्य की राशि है। जैसा कि आप जानते हैं कि शनि और सूर्य आपस में है तो पिता पुत्र, शनि जो है पुत्र है और सूर्य जो है पिता है। तो ये अपने पिता की राशि को देख रहे हैं, दसम स्थान को देख रहे हैं, पर इनमें आपस में घोर शत्रुता होने के कारण दसम स्थान से संबंधित चीजों को ये नुकसान पहुंचाएंगे। दसम स्थान से संबंधित चीजों आपके मान हानि करेंगे, क्योंकि ख्याति का भी स्थान है। साथ ही साथ आपके व्यवसाय, जो भी आप काम करेंगे, जो भी आपका कार्य कर्म क्षेत्र होगा, वहां आपके लिए परेशानी खड़ी करेंगे। और इसके जो स्वामी है सूर्य, देखिए वो जाके द्वादश स्थान में व्यय स्थान में बैठ गए हैं, और वो भी नीच के हैं। तो कहीं ना कहीं जो है दशम स्थान पीड़ित हो गया, शनि के कारण पीड़ित हो गया, और सूर्य भी चूंकि नीच के होकर द्वादश स्थान में बैठे हैं तो शनि पीड़ित हो गए, तो दशम से संबंधित चीजों में परेशानी बढ़ेगी। अब ये चूंकि दसवीं दृष्टि यहाँ पहले ही बता चुके हैं, 10वीं दृष्टि यहाँ जा रही है, और यहाँ पर चूंकि इनके ही शत्रु राशि और शत्रु का राशि का स्वामी बैठा हुआ है, तो यहाँ से संबंधित चीजों को नुकसान पहुंचाएंगे, और गुरु और शुक्र को भी नुकसान पहुंचाएंगे। अब हम आते हैं पंचम स्थान में। पंचम स्थान में गुरु की राशि बैठी हुई है, मीन राशि है, जिसके स्वामी गुरु होते हैं, जो कि लग्न में बैठे हैं। तो यहां से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये नवम और 1 2 3 4 5, ये नवम पंचम का संबंध बनता है, और ये केंद्र स्थान है, और ये स्थान जो है त्रिकोण स्थान है। तो केंद्र और त्रिकोण का आपस में संबंध बन रहा है, नवम पंचम का संबंध बन रहा है, तो इसको हम पराशरी राजयोग कहते हैं। पराशर जी के बनाए हुए नियमों के अनुसार ये एक पराशरी नियम यहाँ पर सिद्ध होता है, जो कि राजयोग की श्रेणी में आता है। तो ये बहुत ही अच्छा राजयोग है। तो जब भी गुरु यहाँ लग्न में बैठकर लग्न को बहुत अच्छा बना देते हैं, लग्न से संबंधित बहुत चीजों को बहुत अच्छा बना देते हैं, व्यक्ति की वाणी बहुत अच्छी होगी, व्यक्ति जो भी बोलेगा बहुत ही शुभ और सात्विक बोलेगा, उसका खान पान भी सात्विक होगा, क्योंकि वाणी भाव के भी स्वामी गुरु है। गुरु की जो दृष्टि जाएगी वो पंचम दृष्टि यहाँ जाएगी। तो यहाँ पर आने के कारण ये स्थान, पंचम स्थान उच्च विद्या का है, उच्च शिक्षा का है, साथ ही मैनेजमेंट का है। हम लोगों से कैसे डील करते हैं, हमारी तर्क शक्ति कैसी, हमारा ज्ञान, विद्या चाहे कैसी भी हो, पर ये पंचम स्थान ज्ञान का है। ज्ञान डिग्री से मतलब नहीं है यहाँ पे, ज्ञान आपको किसी चीज के बारे में कितना ज्ञान है, कितना नॉलेज आप रखते हैं उस चीज के बारे में। तो ये पंचम स्थान उस चीज को बताता है। साथ ही साथ ये आपकी संतान के बारे में बताता है, संतान पक्ष है, संतान के बारे में बताता है। तो गुरु की दृष्टि अपने ही पंचम स्थान में, जहां पर उनकी स्वयं की राशि पर होने से पुत्र प्राप्ति, विशेषतः पुत्र प्राप्ति, क्योंकि गुरु जो है वो पुत्र संतान के कारक होते हैं और अपनी ही राशि को देख रहे हैं, तो अवश्य ही पुत्र संतान भविष्य में जब भी इनका विवाह होगा, आगे चल के इन्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगी। ठीक है, तो ये हमने देखा। साथ ही साथ हम बताना शायद आपको भूल गए कि गुरु, शुक्र और मंगल का, देखिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि तो यहाँ पड़ ही रही है, जो चतुर्थ भाव को नुकसान पहुंचाएगी, पर मंगल, गुरु और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव
यहाँ पर पड़ रहा है, जो कि गुरु और शुक्र का केंद्रीय प्रभाव तो इस स्थान को बहुत अच्छा बनाएगा, पर मंगल की दृष्टि और मंगल का केंद्रीय प्रभाव यहाँ के लिए नुकसानदायक होगी। और शनि जो होते हैं वो क्षेत्र के कारक होते हैं। शनि जहां बैठते हैं उस स्थान की वृद्धि करते हैं, गुरु जहां बैठते हैं उस स्थान का ध्यान नहीं देते हैं, नुकसान नहीं पहुंचाते, उसका ध्यान नहीं देते हैं। तो गुरु यहाँ लग्न में बैठ के अपना ध्यान भले ना रखें, शरीर का ध्यान भले ही ना दें, थोड़ा मोटापा कर देंगे, मोटापा। हालांकि यहाँ पर गुरु मंगल और शुक्र भी बैठे हैं जो बहुत ही दुबले पतले तीखे नैन नक्श वाले व्यक्तित्व की ओर इशारा करते हैं। तो गुरु आगे चल के जब इनकी दशा महादशा अंतरदशा आएगी तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत थुलथुला बना दे, शरीर को थोड़ा सा फैटी बना दे। पर यहाँ पर जो बाकी स्थितियां हैं वो उनके फेवरेबल हैं। तो गुरु शनि जो होते हैं वो क्षेत्र के कारक होते हैं। ये स्थान भूमि भवन वाहन का है, तो शनि यहाँ बैठकर अपनी ही राशि में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर ये जातक को यानी जातिका को जिसकी कुंडली है उसको भूमि भवन वाहन अपनी अंतरदशा दशा अंतरदशा में अवश्य ही प्रदान करेंगे, और वो भी एक से ज्यादा बहुवचन में प्रदान करेंगे। यानी उनके पास भूमि भवन वाहन एक से ज्यादा होगा, जमीन होगी उनके पास, बाग बगीचे वाली जमीन होगी। हालांकि शनि बैठे हैं तो खाली जमीन भी हो सकती है, बंजर जमीन भी हो सकती है, पर उनके पास जमीन जायदाद जो है गांव में खेती की जमीन उनके पास अवश्य होनी चाहिए। पशुओं से संबंधित भी शनि जो होते हैं पशुओं की ओर इशारा करते हैं, चौपायों की ओर इशारा करते हैं, तो चार पाए मतलब जानवरों की इशारा करते हैं। तो इस प्रकार की चीजें इनके पास अवश्य ही होंगी। और हो सकता है अपने क्षेत्र में मुखिया की स्थिति होती है कि आदमी अपने जैसे ग्राम प्रधान हो जाए, अपने एरिया का सरपंच हो जाए, या कोई ऐसा पद पा जाए, तो इस प्रकार की स्थितियां शुक्र अवश्य ही दिलाते हैं। पर हमको दसम स्थान को भी इसलिए देखना चाहिए क्योंकि इसके स्वामी चूंकि सूर्य ही बनते हैं और सूर्य अपने से तृतीय चले गए हैं और नीच के होकर द्वादश स्थान में बैठे हैं, तो जरा कहीं ना कहीं सरकार से संबंधित समस्या जरूर रहेगी। कि ऐसा नहीं होगा कि सरकारी चीजों में उनको हर चीज फेवरेबल हो जाए, ऐसा नहीं होगा। चलिए, तो हम बात करें पंचम स्थान की। पंचम स्थान के लिए गुरु और उनकी दृष्टि अत्यंत श्रेष्ठ हुई, और इसके बाद गुरु की जो दृष्टि है वो सप्तम स्थान में पड़ेगी यानी विवाह स्थान में पड़ेगी। तो गुरु और शुक्र की दृष्टि का यहाँ पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ है क्योंकि दो शुभ ग्रह यहाँ देख रहे हैं, और इसके बाद गुरु की दृष्टि पड़ेगी नवम स्थान में। ये जो है भाग्य स्थान है, धर्म का स्थान है। यहाँ पर देखिए इसके स्वामी स्वयं बैठे हुए हैं, चंद्रमा जो की है, और चंद्रमा पर गुरु की दृष्टि पड़ना ये बहुत ही अच्छी बात है। और साथ ही साथ गुरु की दृष्टि नवम स्थान में पड़ना ये भाग्य को और धर्म को बढ़ाने की ओर इशारा करते हैं। ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होगा, और पिता से संबंधित चीजों को भी इनको फायदा मिलेगा क्योंकि नवम स्थान पिता का होता है, और उसके स्वामी यहाँ पर चंद्रमा बनते हैं, वो अपने ही स्थान में बैठे हुए हैं, और उन पर गुरु जैसे अत्यंत शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। जो कि आप देखें षटबल में सबसे जो बली ग्रह है, सबसे बलवान स्ट्रॉन्ग ग्रह है, वह है गुरु। तो ऐसे बली ग्रह की दृष्टि पंचम और नवम स्थान में पड़ना अत्यंत श्रेष्ठ है। इसके बाद हम देखते हैं छठवां स्थान। छठवें स्थान में देखिए मंगल की राशि, जैसा कि हमने कहा कि मंगल लग्नेश भी है और षष्ठेश भी है। तो षष्ठेश जो है लग्न में जाके बैठा है। तो ऐसे जातक जब भी कभी भी मंगल की दशा या अंतरदशा आएगी, तो ऐसा व्यक्ति किसी न किसी लड़ाई झगड़े में, किसी न किसी रोग, रिपु और ऋण में फंस जाएगा। अगर कुछ नहीं है तो आप कर्ज में ही फंस जाएंगे, कर्ज में ही उलझ जाएंगे। ठीक है, तो आपको इन सब चीजों से बचना चाहिए। और मंगल जब भी षष्ठम से संबंध बनाता है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको पैसे किसी को उधार नहीं देने हैं। दिया गया धन कभी लौटकर वापस नहीं आएगा। अगर आपने किसी को धन दे दिया है तो आप उसे भूल जाएं, आप उसको किसी की मदद मान के दे दें, बहुत अच्छा है। पर अगर आपने किसी को उधार दिया है, अगर आपने किसी को लोन के रूप में दे दिया है, तो वह धन आपको कभी भी लौटकर वापस नहीं मिलेगा। तो आपको उधार देने से बचना चाहिए। मंगल चोरी की ओर भी इशारा करता है। षष्ठम से संबंध है तो वही आप किसी न किसी प्रकार से धन का नुकसान करेंगे। इसके बाद आइए हम देखते हैं कि षष्ठम स्थान में शनि की दृष्टि जाती है, जैसा कि हम पहले कह चुके हैं। तो शनि जो है आपके शत्रुओं, क्योंकि मंगल की राशि है और मंगल का घर हुआ ये, तो शनि की दृष्टि जो है वो जहां भी दृष्टि डालते हैं उससे विच्छेद करते हैं। तो इन सब चीजों से संबंधित चीजों से यानी रोग, रिपु, ऋण से आपको दूर करेंगे, यानी इनको नष्ट करेंगे। तो पहले वो चीजें होंगी तभी तो नष्ट करेंगे। तो आपके पास रोग भी होगा, रिपु यानी शत्रु भी होंगे, और कर्ज भी होगा। फिर आपको शनि उसको नष्ट करके आपको उससे बचाने का काम करेंगे। और यहाँ केतु बैठा है, तो निश्चित तौर पर केतु कोई गुप्त चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। केतु भी यहाँ बैठ के हालांकि जो है छिपे हुए शत्रुओं की ओर इशारा करते हैं। यहाँ पर शत्रु तो होंगे और अवश्य होंगे क्योंकि यहाँ केतु बैठे हैं, पर आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका कोई शत्रु है।
इसलिए बहुत ही सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। अब आते हैं हम सप्तम स्थान में, जो कि इनका मेन प्रश्न था, मुख्य प्रश्न इनका जो है मेन क्वेश्चन था विवाह से संबंधित, कि इसके बारे में आप हमें बताइए। तो आइए इसी को थोड़ा सा हम और ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं कि देखिए सप्तम स्थान पर शुक्र की राशि है वृषभ राशि। वृषभ यानी बैल, एकदम शांत प्रकृति का, जो इनका जो भी पार्टनर होगा वो बहुत ही शांत प्रकृति का होगा। पहली बात है कि शांत प्रकृति का होगा। और यहाँ के जो स्वामी बनते हैं वो शुक्र है, और जाके वो अपने से सप्तम, यहां से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, अपने से सप्तम स्थान में जाके बैठे, लग्न में जाकर बैठना, और वहां से अपनी ही राशि को यानी सप्तम भाव को यानी विवाह भाव को देखना, अपने ही भाव को देखना, और साथ ही गुरु का भी देखना। बहुत ही अच्छा हुआ, ये बहुत ही शुभ बात हुई। क्योंकि जो हमने जैसे कहा कि जो भाव अपने स्वामी से दृष्ट होता है या युक्त होता है, उस भाव की वृद्धि होती है और वह स्थान बलवान होता है। तो यहां से देखने में तो लगता है कि यह भाव सप्तम स्थान विवाह की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि अपने ही स्वामी से वो दृष्ट है। पर हम और इसको थोड़ा सा आगे देखते हैं कि हम जब देखेंगे कि इसको मंगल भी देखता है। हम यहाँ बताना भूल गए कि यहाँ मंगल, जैसे ही ये प्रथम स्थान में मंगल बैठे, अपनी ही राशि में बैठे, तो ये कुंडली प्रथम दृष्टि हम कहते हैं मांगलिक हो गई, क्योंकि प्रथम स्थान में मंगल का होना मांगलिक कहलाता है। ये कुंडली मांगलिक है, पर मांगलिक दोष इस कुंडली में नहीं है। क्यों? क्योंकि मंगल अपनी ही राशि में बैठा है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार ये मांगलिक कुंडली होते हुए भी इसे मंगल का दोष नहीं लगता। इसको मांगलिक कुंडली है, पर इसे मांगलिक होने का दोष नहीं है। पर मंगल जो है शुक्र की राशि को देख रहा है, सप्तम स्थान को देख रहा है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एक झगड़े की स्थिति, लड़ाई की स्थिति पार्टनर के साथ होना, और उसमें मंगल यानी बल प्रयोग की बात आती है, तो अपने जीवन साथी के साथ कहीं ना कहीं झगड़े जैसी स्थिति रहेगी, मनमुटाव रहेगा। और हमने कहा कि वाणी भाव के स्वामी भी चूंकि सप्तमेश के साथ बैठ गए हैं, तो और अपने से द्वादश होकर बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं इनकी वाणी ऐसी होगी, भले वो सही ही बोले पर कुछ ऐसा बोलेंगे कि पार्टनर के साथ लड़ाई झगड़ा होगा, और मंगल होने के कारण बल प्रयोग की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं। तो इस बात का इन्हें विशेष ध्यान रखना है। और हमें साथ साथ ये देखना है कि अब इस सप्तम स्थान पे, ये जो सप्तम भाव है उस पे आप देखिए कि शनि का केंद्रीय प्रभाव है। आप लोग नोट करिए कि केंद्रीय प्रभाव है, दृष्टि नहीं है। क्योंकि आप लोग, बहुत से लोगों की अक्सर ये कमेंट आता है कि स्वामी जी इसने दृष्टि कहाँ है। हमने दृष्टि नहीं कही है, ये केंद्रीय प्रभाव कहलाता है, जिसको हमने अपने पिछले वीडियो में बताया कि दृष्टि प्रभाव, ये प्रभाव कैसे होता है। दृष्टि प्रभाव नहीं, दृष्टि और प्रभाव में क्या अंतर है। तो ये शनि का यहाँ पर केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है सप्तम स्थान में। तो सप्तम स्थान इसलिए पीड़ित है क्योंकि मंगल की यहाँ दृष्टि पड़ रही है और शनि का यहाँ केंद्रीय प्रभाव पड़ रहा है। साथ ही साथ आप देखिए कि सप्तम भाव के एक तरफ केतु है और दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो मंगल की दृष्टि यहां आती है, या और राहु की दृष्टि भी, नवम दृष्टि यहां आती है। यानी मंगल की 8वीं दृष्टि और राहु की नवम दृष्टि यहां आती है। यानी सप्तम स्थान जो है केतु और राहु के बीच में आ गया, यानी कैसे पाप कर्तरी युग में आ गया, और मंगल की दृष्टि यहां पड़ती है। शनि जो है उसको अपने केंद्रीय प्रभाव में लिए हुए हैं। तो ये सप्तम भाव जो है वो पीड़ित हो गया, और उसमें कितने सारे प्रभाव आए आपने देखा कि मंगल, शनि, केतु, राहु सभी तो आ गए इसमें। तो सप्तम भाव जो है, विवाह स्थान जो है पीड़ित हो गया, और शनि का केंद्रीय प्रभाव होने के नाते शनि क्या है, विलंबित कर देते हैं रिजल्ट को। वो करेंगे वही जो होना चाहिए, देंगे, पर तब नहीं देंगे जब आप चाहते हैं। यानी विवाह समय पर नहीं होगा, विवाह आपका बहुत ही डिले होगा, यानी 30+ होने के बाद ही विवाह की संभावना शनि देते हैं, ऐसा मेरा एक्सपीरियंस है। और शनि पे जो ये दशाएं चल रही हैं, शुक्र में शनि की महादशा, ये शायद 2026 तक इनकी महादशा है, तो हमें ऐसा लगता है कि इसके बाद ही विवाह के योग इनके बनेंगे। तो हमने देखा यहाँ पर विवाह भाव यानी सप्तम और सप्तमेश पीड़ित है, क्योंकि शनि जो यहाँ पर प्रभाव डाल रहे हैं सप्तम में, उसके स्वामी होते हैं शुक्र। ये शुक्र जाके लग्न में बैठे हैं, और शनि भी इनको शुक्र को भी देख रहे हैं, यानी दशम दृष्टि शनि की जो है शुक्र पे पड़ रही है। तो सप्तम भी पीड़ित हुआ, सप्तमेश भी पीड़ित हुआ, और स्त्री जातक की कुंडली है, इसलिए स्त्री जातक की कुंडली में जो विवाह के जो कारक होते हैं वो गुरु माने गए हैं। तो आप देखें कि शनि जो है वो गुरु को भी प्रभावित कर रहा है, यानी सप्तम स्थान, सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र और सप्तम के कारक गुरु, ये तीनों ही इस कुंडली में प्रभावित हैं, और शनि और मंगल से ही प्रभावित हैं। राहु केतु से ये भाव भी केतु और राहु से प्रभावित था, पर शुक्र और गुरु जो है वो शनि से ही प्रभावित है, और साथ साथ मंगल सब जगह है। तो आप समझिए जो हमने सारी चीजें कही कि भाव स्वामी, भाव कारक, तीनों ही चीजें प्रभावित हैं। इसलिए इनकी शादी, हम ये तो नहीं कहेंगे विवाह ही नहीं होगा इनका, क्योंकि गुरु देख रहे हैं, शुक्र देख रहे हैं, अपने भाव को देख रहे हैं, और स्पेशली गुरु, शादी तो होगी, जरूर होगी, पर बहुत ही
डिले हो सकता है, या उसमें अगर शादी हो गई तो परेशानियां बहुत होंगी। दूसरी चीज हम जो बताना भूल गए वो ये है कि देखिए मंगल यहाँ पर बैठ के, मंगल लग्न में बैठकर केंद्र स्थान में मंगल अपनी ही राशि में बैठे हैं, रोचक पंच महापुरुष योग का ही निर्माण करते हैं। साथ ही साथ शनि जो है वो भी केंद्र स्थान में अपनी ही राशि में बैठ के शश पंच महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो दोनों ही बहुत ही उच्च किस्म के दो महापुरुष योग बनते हैं। पर हमारा दृष्टिकोण ये है कि मंगल जो यहाँ पर पंच महापुरुष योग बना रहे हैं उसको शनि भंग कर रहा है, और शनि जो शश पंच महापुरुष योग बना रहे हैं उसे मंगल भंग कर रहा है। तो ये राजयोग भंग होने जैसी वाली स्थिति यहाँ पर है। ये दो हमने आपको चीजें बताई, और तीसरी चीज हम आपको बता दें जो कि हम आगे चर्चा करेंगे, चलिए हम उसको आगे बताएंगे आपको, कि वहां से भी एक ये राजयोग और भी भंग होता है। कुंडली के सारे राजयोग यहीं से भंग हो जाते हैं। साथ ही साथ आप देखिए कि जो शुक्र हैं जो कि सप्तमेश हैं, सप्तम के स्वामी, विवाह के स्वामी हैं, और गुरु जो है विवाह के कारक हैं, इससे जाता है कि कुंडली में विवाह के कारक हैं, वो आप देखिए मंगल और शनि से पीड़ित तो है ही हैं, साथ ही साथ एक तरफ राहु और सूर्य, उनके एक तरफ द्वादश स्थान में राहु और सूर्य बैठे हैं। और यहां पर आप देखेंगे कि केतु की दृष्टि है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एक तरफ केतु की दृष्टि और एक तरफ राहु और सूर्य जैसे शनि ग्रहों की स्थिति इन दोनों को, मंगल को और इस प्रथम स्थान को, प्रथम भाव को पाप कर्तरी योग में ला देती है। तो हम विवाह के कंटेक्स्ट में बात करें कि गुरु और शुक्र जो कि सप्तमेश और विवाह के कारक हैं, वो राहु केतु और सूर्य से प्रभावित हैं। यानी जो विवाह की स्थिति है, जैसा हमने पहले भी कहा कि विवाह की स्थिति उतनी अच्छी नहीं है जितनी आमतौर पर होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं इनके विवाह में विलंब, बाधा, कठिनाइयां जरूर होंगी। इनका विवाह बहुत डिले होना चाहिए। और अगर हो भी गया किसी प्रकार, अगर गुरु मान लें कि क्योंकि गुरु शनि वाले बहुत मजबूत स्थिति है, बहुत बली ग्रह हैं, और उन्हें करा भी दिया विवाह किसी प्रकार से, तो इनकी जीवन में कठिनाइयां, विवाह से संबंधित कठिनाइयां अवश्य रहेंगी। क्योंकि D9 चार्ट यानी नवमांश कुंडली में, जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि D9 कुंडली में, नवमांश कुंडली में जो शुक्र है, सप्तमेश जो है, वो जाके 6वें स्थान में शनि की ही राशि में 10 नंबर में जाके बैठे हुए हैं। तो ये विवाह के हिसाब से ये कुंडली हमें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसको मांगलिक दोष से आप बिल्कुल परेशान ना हो, ये 100% ट्रू है कि मांगलिक होते हुए भी, ये कुंडली मांगलिक होते हुए भी इसमें मंगल दोष नहीं है। इसलिए चाहे आपको कोई कितना भी डरा दे कुंडली मांगलिक है, इससे आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि इस शनि से आपको डरना चाहिए। क्योंकि ये शनि जो है ना कि सिर्फ सप्तम को प्रभावित कर रहा है, सप्तमेश को प्रभावित कर रहा है, साथ ही साथ सप्तम के जो कारक हैं गुरु, उनको भी प्रभावित कर रहा है। और मंगल से ज्यादा कठिनाई शनि देते हैं। क्योंकि अगर ये मंगल दोष नहीं भी होता, इसमें अगर मांगलिक कुंडली नहीं भी होती, तो ये शनि जो यहाँ बैठ के प्रभावित कर रहे हैं सप्तम, सप्तमेश और कारक को, वो किसी मांगलिक कुंडली से भी ज्यादा खतरनाक स्थितियां देते हैं। तो आपको मंगल का उपाय यहाँ पे करना चाहिए, मंगल की शांति विवाह के हिसाब से आपको करनी चाहिए। अब आइए अष्टम को देखते हैं। अष्टम भाव में जहां पर बुध की मिथुन राशि है, यहां पर एक अगर हम देखें किसी की दृष्टि, तो यहाँ पर मंगल की दृष्टि आती है, अष्टम दृष्टि यहाँ पर आती है। तो मंगल की दृष्टि अष्टम स्थान में आना, आयु स्थान है, यहाँ पर मंगल की दृष्टि आना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। चोट चपेट, दुर्घटनाओं आदि से आपको सावधान रहना चाहिए। और यहाँ के जो स्वामी बुध हैं वो 1 2 3 4 5 अपने से पंचम चले गए हैं, पर द्वादश स्थान में चले गए। ये दोनों ही विदेश भाव माने जाते हैं, अष्टम भाव और द्वादश भाव दोनों विदेश स्थान माने जाते हैं। तो यहाँ का स्वामी जब विदेश भाव में जाके बैठ गया है, तो ऐसे जातक जातिका जो है विदेश भ्रमण अवश्य करते हैं, इनको विदेश जाने का मौका अवश्य मिलता है। साथ ही साथ चूंकि देखिए अब दशमेश ये कार्य क्षेत्र है, इसके स्वामी भी जब शनि से पीड़ित हो रहे हैं, शनि दशम भाव पीड़ित हो रहा है, सूर्य अपने आप में चूंकि वो नीच के भी हो गए हैं, और नीच के होकर अपने से तृतीय स्थान में, द्वादश स्थान में चले। देखिए द्वादश स्थान में जाना, नीच का होना, अपने से तृतीय होना, ये सारी चीजें जो है ये अच्छी बात नहीं है। इस कारण से ऐसे व्यक्ति को विदेश जाना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, वो एक विदेश भ्रमण उसको मिलेगा ही मिलेगा। और विदेश से संबंधित बनाकर, विदेशी चीजों से संबंध बना के, विदेशों से संबंध बना के उनका धनार्जन या उनका कार्यक्षेत्र जो है विदेश से संबंधित हो सकता है। मल्टीनेशनल कंपनी में वो काम कर रहे हो, या वहां से विदेश से किसी प्रकार से धन आ रहा हो, कुछ धनार्जन करें, और वहां पर जाके चूंकि व्यय स्थान में है तो वो खर्च भी करेंगे। तो अष्टमेश और दशमेश यानी बुध और सूर्य का द्वादश स्थान में जाकर बैठना, विदेश से संबंध इनका बनता ही बनता है।
पर आप देखिए कि विदेश राहु, चूंकि राहु भी यहां पर है और अष्टम के स्वामी यहां पर है और राहु यहां पर है, तो कहीं ना कहीं राहु ये विदेश ले जाने का काम राहु इनको अवश्य करेगा, राहु इन्हें विदेश अवश्य ले जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप देखिए, इसके बाद हम आते हैं नवम स्थान में। नवम स्थान में देखिए कर्क राशि है जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि नवम स्थान में उसके स्वामी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, जिस पर गुरु जैसे अत्यंत शुभ ग्रह की दृष्टि पड़ रही है। तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही धार्मिक और बहुत ही अच्छे स्वभाव का होगा, पूर्व जन्म के उसके अच्छे कर्म हैं। कि पंचम और नवम का संबंध जो है, पंचम का संबंध जो है वो नवम स्थान से कहीं ना कहीं बन रहा है, क्योंकि पंचमेश जो है उनकी दृष्टि नवम स्थान में जा रही है और यहाँ से स्वयं गुरु पंचम है और यहाँ से उनकी नवम दृष्टि है, और यहाँ से भी देखा जाए तो ये पंचम स्थान पड़ता है। इस प्रकार से ये नवम स्थान जो है बहुत ही अच्छी कंडीशन में है। पर इसमें एक समस्या ये है कि शनि की जो दृष्टि है, शनि की सप्तम दृष्टि यहाँ दसम स्थान में पड़ रही है और केतु का केंद्रीय प्रभाव चंद्रमा भी पड़ रहा है। और अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो नवम दृष्टि राहु की पड़ रही है और अष्टम दृष्टि मंगल की पड़ रही है। और जैसा कि हमने कहा शनि की दृष्टि यहाँ पड़ी, तो एक तरफ शनि की दृष्टि, एक तरफ राहु और मंगल की दृष्टि, यानी ये भाव जो है और उसके स्वामी पाप कर्तरी योग में आ गए। तो कहीं ना कहीं नवम भाव पे पीड़ा अवश्य है। तो इनके पिता को कहीं ना कोई समस्या हो सकती है और इनके अपने भाग्य में भी इनको डिले, कहीं ना कहीं परेशानी या कुछ दबाव। ये जितना अपने को भाग्यशाली ये मानते हैं, मानना चाहिए इनको, उतना ये अपने को आप भाग्यशाली नहीं मान पा रहे होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं शनि राहु मंगल आज की दृष्टि जो इनका प्रभाव पड़ रहा है, जो पाप कर्तरी योग है, वो प्रभावी होगा और इनको अपने भाग्य से ही उतना संतुष्ट नहीं होंगी। इसके बाद हम दसम स्थान की हमने आपसे चर्चा की है कि शनि देख रहा है और यहाँ के स्वामी नीच के होके अपने से तीसरे 1 2 3 अपने से तीसरे स्थान चले गए हैं, नीच के हैं और द्वादश स्थान में चले गए हैं और साथ ही साथ राहु से पीड़ित है। तो इनमें आत्मिक बल की कमी होनी चाहिए, हालांकि षटबल में मजबूत है, पर कहीं ना कहीं जितना ये सोचते हैं उस प्रकार से इनके साथ चीजें नहीं हो रही हैं। कलंक लगना, इनके अपने किए हुए कामों का क्रेडिट न मिलना, और चूंकि ये दशमेश भी है तो ख्याति में कमी, इनकी प्रसिद्धि नहीं होगी। ये चाहे जितना भी अच्छा काम कर ले, वो पॉजिटिवली फेमस नहीं होने वाले, या इनके कामों को पॉजिटिवली क्रेडिट कोई नहीं देगा, कोई इंडोर्स नहीं करेगा कि हाँ बहुत अच्छा व्यक्ति है, ये बहुत अच्छी लेडी है। तो ये चीजें इनके साथ हमेशा समस्या रहेगी। पर एक चीज जो यहाँ विचारणीय है वो ये है कि देखिए सूर्य नीच राशि में है, सूर्य तुला राशि में नीच के होते हैं, ये नीच राशि में है और यहाँ पे नीच भंग होता है क्योंकि इसके जो स्वामी हुए तुला राशि, सूर्य जो तुला राशि में है उसके स्वामी होते हैं शुक्र, वो केंद्र में है। तो जब जो भी ग्रह नीच राशि का होता है उसका स्वामी अगर केंद्र में हो जाए या चंद्रमा से केंद्र स्थान में हो जाए तो नीच भंग होता है। तो ये नीच भंग राजयोग भी कहलाता है। साथ ही साथ जो छठवें स्थान के स्वामी हैं बुध, वो जाके द्वादश स्थान में बैठे हैं। तो माफ कीजिए 8वें स्थान का स्वामी जो है वो द्वादश से जाके बैठा है। तो 8वें भाव का स्वामी जब द्वादश में जाके बैठता है तो इसको विपरीत राजयोग कहते हैं। देखिए एक राजयोग ये बना रहा है रुचक, एक राजयोग ये बन रहा है शश पंच महापुरुष योग, एक राजयोग ये बन रहा है क्योंकि एक राजयोग ये बन रहा है कि यहाँ का स्वामी जो त्रिकोणेश जो है गुरु जो है बृहस्पति देव, वो जाके केंद्र से संबंध बना रहे हैं। तो एक ये पराशरी राजयोग हो गया, ये विपरीत राजयोग हो गया, ये नीच राजभंग योग हो गया। बहुत सारे राजयोग इस कुंडली में दिखाई देते हैं। धन योग है, यहाँ का स्वामी यहाँ बैठा हुआ है, पर उसके बावजूद ये जो यहाँ पर ये विचारणी बात यह है कि सूर्य 10 डिग्री तक ही नीच के होते हैं। तुला राशि में सूर्य 10 डिग्री तक नीच के होते हैं, यहाँ पर सूर्य 28 डिग्री के हैं। यानी नीच राशि में होते हुए भी सूर्य जो है वो नीच के नहीं है, वो नीच राशि में है पर नीच के नहीं है। ये एक समझने की बात है। तो अब आप यहाँ देखिए कि सारावली के मतानुसार, सारावली में लिखा गया है, बताया गया है, उसके शास्त्रकार कहते हैं कि ऐसा सूर्य जो अपनी नीच राशि में पड़ा हुआ हो, उस कुंडली में जितने भी राजयोग होते हैं उनको निष्प्रभावी कर देता है। राजा का पुत्र भी है तो उसके राजयोग नष्ट हो जाते हैं और वो भिखारी के समान अपना जीवन व्यतीत करता है। मतलब राजयोगों में इतनी ज्यादा कमी आ जाती है। तो जितने भी राजयोग हैं, इन राजयोगों में यह सूर्य, सिर्फ और सिर्फ ये सूर्य जो है कमी कर देता है। इनको भटकना पड़ेगा, परेशान होना पड़ेगा, आजीविका के लिए इनको बहुत प्रयास करना पड़ेगा। साथ ही साथ अपना सम्मान बचाए रखने के लिए, अपनी कीर्ति को बनाए रखने के लिए, या जो भी एक अपना स्टेटस है उसको मेंटेन करने के लिए इन्हें बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। क्योंकि सूर्य जो है नीच राशि का भी है, राहु के साथ पीड़ित है और द्वादश स्थान में बैठा हुआ है।
इसलिए इन्हें अपने राजयोगों में बहुत ज्यादा कमी का अनुभव अवश्य ही होगा। बुध जो है वो एकादशीश भी बनता है। अष्टम और एकादश के स्वामी यहां जाकर बैठे हैं, राहु के साथ बैठे हैं और सूर्य की नीच, देखिए नीच राशि में नीच ग्रह के साथ बैठा हुआ है, तो ये बुध भी उसी प्रकार के परिणाम देगा। तो एक तो ये पीड़ित हो गया, अष्टमेश का पीड़ित होना, द्वादश स्थान में चले जाना अच्छी बात नहीं है। ये आयु स्थान है, उसके स्थान उस आयु के स्वामी बुध का द्वादश स्थान में जाना और राहु के साथ बैठना, सूर्य जैसे पूर्व ग्रह के साथ नीच के ग्रह के साथ बैठना, ये आयु के लिए बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और एकादशेश है वो छठवें से छठवें हो चुकी होते हैं, तो एकादशेश जो होता है धन के मामले में अच्छा परिणाम देता है और स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल अच्छा परिणाम नहीं देता है, क्योंकि वो षष्ठम से षष्ठम, छठवें से छठवां होने के कारण, जैसे ये छठवां भाव रोग का होता है, रोग ऋण का होता है, ये भी रोग ऋण का हो गया। स्पेशली ये स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है। जब भी इसकी दशाएं, महादशाएं, अंतरदशाएं आएंगी तो इन्हें अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। चलिए, ये एक सामान्य विश्लेषण है, कोई बृहद विश्लेषण नहीं है। हम चाहेंगे कि आप अपनी राय भी रखें और जो चीजें हमने छोड़ दी हैं या हमसे नहीं बनी होंगी या हम भूल गए होंगे उसे आप हमें बताएंगे और हमारे ग्राहकों का भी आप हमारे दर्शकों का भी ज्ञान वर्धन करेंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज हम आपको बताना चाहते हैं इस कुंडली में। देखिए, शनि का संबंध, शनि जो है चतुर्थ स्थान के स्वामी होते, शनि का संबंध जो कि चतुर्थेश है, उनका संबंध लग्न से बन रहा है, लग्नेश से बन रहा है। साथ ही साथ किससे बन रहा है? सप्तम से बन रहा है और सप्तमेश शुक्र से बन रहा है और सप्तम के कारक गुरु से बन रहा है। ये भाव है सुखों का, भूमि, भवन, वाहन, माता, सुख, ठीक है, जो भी हम इकट्ठा कर लें, सुख के साधन सुखों का है और ये भी भाव एक प्रकार का सुख का है। ये सप्तम स्थान है, भोग स्थान है, यहां से हमें प्राप्तियां होती हैं। और ये है हमारा शरीर, लग्न यानी शरीर, सुख और भोग। तो शनि का संबंध, जो हमने अभी आपसे कहा कि शनि का संबंध चतुर्थ स्थान, सुखों का संबंध भोग से और तन से यानी शरीर से, लग्न से बन रहा है, उनके स्वामियों से बन रहा है, उनके कारक से बन रहा है। ये बात एक क्वेश्चन मार्क कुंडली में लगाती है। ये चीज हम इस जातिका के कुंडली के जातिका के विषय में नहीं कह रहे हैं, ये हम आपके ज्ञान में थोड़ी सी वृद्धि करने के लिए कह रहे हैं कि इस बात को समझने की जरूरत है। ये देखिए, व्यापार का भी भाव है, ये भाव व्यापार का भी भाव है और ये सुखों का भाव है और ये शरीर है। तो इसमें अगर हम ये समझें कि अगर ये व्यापार का भाव है तो किस चीज का व्यापार? सुखों का। और सुख किस चीज से? शरीर। तो ये कहीं ना कहीं इलीगल एक कनेक्शन जुड़ता है। इसको हमने इशारों में बात कही है, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। पर इस कुंडली में क्वेश्चन मार्क नहीं लगा रही है, स्थितियां हमने आपको बताई हैं। इस कुंडली में क्वेश्चन मार्क इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर हम दो शुभ ग्रहों को देख रहे हैं, गुरु और शुक्र। उसमें से गुरु अत्यंत बलवान होकर यहाँ बैठा हुआ है। अगर ये बलवान नहीं भी होता तो भी इनको चारित्रिक हनन से अवश्य बचाता। यहाँ पर तो गुरु पूर्ण बली होकर, मध्यम बली नहीं, पूर्ण बली होकर फुल स्ट्रेंथ में यहाँ बैठे हुए हैं और साथ ही साथ शुक्र भी जो कि फुल स्ट्रेंथ में, जो कि मध्यम बली होकर यहाँ बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली में कोई चारित्रिक हनन की हम बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आपके ज्ञान की वृद्धि के लिए बता रहे हैं कि अगर इस प्रकार के योग हो तो इसको इस प्रकार से भी समझा जाना चाहिए। और निश्चित तौर पर इस प्रकार की स्थितियां इनके सामने उत्पन्न होंगी, पर ये गुरु और ये शुक्र इन्हें इस स्थिति से उबार लेंगे। प्रथम भाव में गुरु की स्थिति इन्हें अत्यंत ही सात्विक बनाती हैं, झूठ ना बोलने वाला बनाती हैं। जो भी ये बोलेंगे, जो भी ये करेंगी, जो भी ये बोलेंगी, जो भी ये करेंगी, जैसा भी इनके विचार होंगे तो कहीं ना कहीं गुरु प्रभावित होंगे, सात्विक होंगे। ये किसी का बुरा नहीं कर सकती, ये किसी का जब करेंगी तो सिर्फ भला ही करेंगी, बुरा ही नहीं कर सकती है, बुरा नहीं कर सकती। कभी ऐसे व्यक्ति विश्वास के योग्य होते हैं। इस कुंडली में हम और देखते हैं कि देखिए, सूर्य, राहु और बुध की जो 7वीं दृष्टि है वो यहाँ पर आ रही है, यानी 6वें स्थान पे आ रही है, रोग रिपु ऋण के स्थान पे आ रही है। जैसा कि हमने देखा कि बुध क्रूर ग्रहों के साथ, अशुभ ग्रहों के साथ बैठकर अशुभ हो गया है। तो 3 अशुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, चौथा शनि की दृष्टि यहाँ पर आ रही है, 4 अशुभ ग्रहों की दृष्टि 6वें स्थान पर आ रही है और 1 केतु जो स्वयं अपने आप में अशुभ ग्रह माना गया है वो यहाँ पर बैठा है। तो इनके शत्रुओं की संख्या कम नहीं होगी, पर शनि की दृष्टि का यहाँ होना, केतु का यहाँ बैठना, राहु, सूर्य और बुध जैसे क्रूर और अशुभ ग्रहों की दृष्टि यहाँ पर होना,
इन्हें शत्रुहंता योग भी प्रदान करता है। ये शत्रुहंता योग कहलाता है, यानी शत्रु तो होंगे पर उनका हनन भी होगा, रोग तो होंगे पर उनका शमन भी होगा। तो ये इस प्रकार से ये कुंडली जहां स्ट्रगल को दिखाती है, परेशानियों को दिखाती है, चैलेंजेस को दिखाती है। चैलेंज रास्ते में आएंगे, हमेशा इनके रास्ते पे चैलेंज होंगे, इन्हें कंपीट करना पड़ेगा, इन्हें संघर्ष करना पड़ेगा, इन्हें लड़ाई लड़नी पड़ेगी, पर उसके बाद इन्हें सफलता भी देगी। तो बहुत ही जो ये राजयोग दिख रहे हैं ना, ये राजयोग हमें उतने प्रभावी इस कुंडली में नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि विपरीत स्थितियां भी हैं। भाई हनन किसका करेंगे? शत्रु हनन। शत्रु का हनन कब होगा? जब शत्रु होंगे, तो शत्रु अवश्य ही होंगे, तभी उनका हनन होगा। तो जिंदगी जो है स्ट्रगल में निकलेगी। जितनी अच्छी कुंडली है उतनी अच्छी कुंडली वास्तव में ये कुंडली नहीं है। और एक और चीज हम उसकी ओर आप सभी विद्वान दर्शकों का ध्यान आकर्षण करना चाहेंगे कि आप देखिए कि मंगल और शुक्र का योग है। आप YouTube में देखेंगे बहुत सारे वीडियो पड़े होंगे मंगल और शुक्र की युति के बारे में, पर हम ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको एक नया एंगल आपकी ज्ञान वृद्धि के लिए दिखाना चाहते हैं कि मंगल क्या है। यहाँ पर तन भाव का स्वामी भी है। मंगल क्या है? युवा ग्रह है, किशोर अवस्था जिसको बोलते हैं, यानी 16-18 साल की उम्र। तो ये किशोर अवस्था का ग्रह है। तो इससे आपको ये चीज पता चलती, अवस्था का ज्ञान होता है। और शुक्र क्या है? शुक्र है ऐश्वर्य, भोग, सुंदरता, ऐश्वर्य, लग्जरी, विलासिता। तो जब इन दोनों का साथ होता है, इन दोनों का जो संबंध होता है, वो भी कहाँ? लग्न भाव में। ये शरीर के स्थान है। तो मंगल ने शरीर को आकर्षक बनाया, गुरु ने उसको सुधारा संवारा, शुक्र ने उसको सुंदरता प्रदान की। तो इतना आकर्षक व्यक्तित्व देने के कारण ये पब्लिक आइकॉन है, ये पब्लिक फिगर है ये व्यक्ति। मतलब इसकी सुंदरता इतनी ज्यादा है कि इसको कहे कि यही इसकी परेशानी भी है, यही इसकी अच्छाई भी है। तो ये मंगल और शुक्र जो जिस प्रकार के दोष आपने सुने, पढ़े या देखे होंगे, उसके बजाय हम आपको बताएं कि एक ऐसी चीज ये बता रहा है कि एक सुंदरता, एक ऐसी अद्भुत सुंदरता की ओर बता रहा है, और साथ में गुरु का होना। तो गुरु इन दोषों, जो सुंदरता के कारण जो परेशानियां पैदा होती हैं आज के समाज में, उसे कहीं ना कहीं गुरु उससे बचाने की कोशिश करेंगे, या बहुत हद तक उससे उनको निवारण कर देंगे। मंगल, अगर इसका दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, दूसरे पॉइंट से इसको देखते हैं, तो मंगल क्या है? एक जमीन की ओर इशारा करता है, भूमि की ओर इशारा करता है, सुंदर और उर्वरक भूमि। और शुक्र क्या है? बीज है। तो ये भूमि और बीज जब साथ में होते हैं तो एक सुंदर उत्पत्ति होती है। तो इस एंगल से भी हम इसको देखें तो जो हम इसको जो बुरा कहते हैं कि शनि और मंगल का योग जो बुरा योग है, वो कोई बुरा योग नहीं है, बस उसमें जरूरत है कि हम उसको समझें और ध्यान दें। यहाँ पर गुरु जो है, इसमें जो भी बुराइयों की हम बात करते हैं, तो उनसे वो बचाने की कोशिश करेंगे और निश्चित तौर पे बताएंगे। तो यहाँ पे हमने जो शनि का संबंध बताया था, लग्न, सप्तम और चतुर्थ का संबंध बताया था, तो वो और साथ में साथ ही मंगल और शुक्र को भी आप जोड़ लीजिए। तो इन संबंधों के बावजूद ये गुरु ही एक ऐसा ग्रह है जो इन सभी इनसे संबंध, इन योगों से जो निगेटिविटी उत्पन्न होगी या हो सकती है, उसको गुरु प्रोटेक्ट करने की, उससे रक्षा करने की गुरु भरपूर कोशिश करेंगे और उसमें सफल भी रहेंगे। अब हम आते हैं इनकी ग्रह दशाओं पे। जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इनकी ग्रह दशाएं जो है, शुक्र की महादशा में शनि का अंतर है। देखिए शुक्र कहाँ के स्वामी है? शुक्र इस कुंडली में सप्तमेश है और द्वादशेश है। शुभ ग्रह जब केंद्र का स्वामी होता है तो वह अशुभ हो जाता है। तो यहाँ पर शुक्र जो है इनके अशुभ हैं, पापी हैं, और द्वादशेश होने के कारण अंतिम परिणाम के रूप में शुभ, इनके जो शुक्र हैं वो एक पापी ग्रह के रूप में है। नैसर्गिक रूप से वो शुभ हैं, किंतु पराशरी नियमों के अनुसार ये इस कुंडली में शुक्र जो है वो अशुभ ग्रह है। साथ ही साथ देखिए मंगल और शुक्र आपस में शत्रु हैं, और एक साथ बैठ जाने से वो अति शत्रु भी हो गए। ठीक है। अब द्वादशेश जो होता है वो अपनी दूसरी राशि का फल देता है। तो शुक्र द्वादशेश भी है और सप्तमेश भी है, तो यहां का फल वो नहीं देंगे, वो यहां का फल करेंगे। और हमने जैसा कहा कि शुक्र और मंगल लग्न के ये शत्रु हैं, और शनि जो है वो भी लग्न का शत्रु है। पर शनि और शुक्र आपस में, यानी दशानाथ और अंतरदशानाथ शुक्र आपस में मित्र हैं, और एक दूसरे चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं। इस कारण से यहाँ पर अति मित्र की स्थिति में बैठे हुए हैं। तो ये दोनों तो ठीक है, पर ये दोनों ही लग्न के, क्योंकि हमें जो भी परिणाम मिलेगा वो किसे मिलेगा? लग्न को। कोई सुख मिलेगा, लग्न को मिलेगा। कोई दुख मिलेगा, लग्न को मिलेगा। चोट लगेगी, कष्ट मिलेगा, लग्न को मिलेगा। धन कमाएंगे, लग्न को मिलेगा। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना,
शनि की महादशा में शुक्र का अंतर, तो माफ कीजिए, शुक्र की महादशा में शनि का अंतर। ये तो दोनों मित्रों की दशाएं हैं जो कि आपस में ऐसी पोजीशन है, एक दूसरे चतुर्थ स्थान में बैठे हुए हैं, तो अति मित्र होकर बैठे हुए हैं। पर ये दोनों ही लग्नेश के शत्रु हैं, यानी ये दशा और अंतरदशा। और देखिए शनि जो है तृतीय भाव के स्वामी है, तृतीय भाव हमेशा बुरा भाव माना जाता है। और इस कुंडली में जैसा कि हमने पहले कहा कि चतुर्थ के स्वामी होकर शनि अशुभ है, पापी है, और तृतीय के होकर अंतिम परिणाम के रूप में शनि पापी ग्रह है। और शुक्र को भी हमने बताया पराशरी नियमों के अनुसार से पापी ग्रह है। तो इस कुंडली के हिसाब से दो पापी ग्रह जो कि लग्न के शत्रु हैं, उनकी दशाएं हैं, उनकी दशा और महादशा है। देखिए साथ ही साथ तृतीय स्थान भी मारक होता है, हालांकि अष्टम से अष्टम होने के नाते ये आयु भाव भी कहलाता है। और जो सप्तम स्थान होता है ये भी मारक है, सामान्य मारक है। और द्वादशेश भी जो होते हैं शुक्र, वो भी मारक है। यानी शनि जैसे मारक ग्रह में शुक्र जैसे इस कुंडली के हिसाब से मारक ग्रह, क्योंकि द्वादशेश और सप्तमेश जो होते हैं वो मारक होते हैं। तो यहाँ पे द्वादशेश और सप्तमेश बनते हैं शुक्र। तो दो मारक ग्रहों की दशाएं हैं और दोनों इस कुंडली के हिसाब से पापी हैं और दोनों ही इस लग्न के लिए लग्न के शत्रु हैं। तो इनकी जो दशाएं हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि इस दशा में, ऐसा नहीं कि इस दशा में इनकी मृत्यु हो जाएगी है, पर इनको कष्ट जरूर होगा। इनको अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने प्राणों की रक्षा के प्रति बहुत ही सजग रहना होगा, क्योंकि कभी कभी आदमी ध्यान नहीं देता है, बहुत सी नॉर्मल उस चीज को ले लेता है और बहुत सारी चीजों का नुकसान होता है। दसम स्थान से भी आयु की गणना की जाती है, आयु को देखा जाता है। दसम स्थान पर शनि जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि का होना ये अच्छी बात नहीं है। यहां से भी उम्र की, आयु की गणना, आयु की बात हम करते हैं। और ये तृतीय स्थान जो है, इस यहां से भी हम आयु की बात करते हैं, क्योंकि कुंडली में अष्टम स्थान आयु को बताता है। और अष्टम से अष्टम का होना, यानी आप गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, अष्टम से अष्टम होना, तो ये भी आयु की ही बात करता है। और वहां से ये द्वितीयेश है। तो अगर हम इसको आयु की बात करें, और द्वितीय स्थान भी होता है वो मारक स्थान होता है, तो अगर हम ये अष्टम आयु का स्थान हुआ, ये भी आयु का स्थान हुआ, तो यहां से ये द्वितीयेश हुए शनि। इस हिसाब से अगर इसको लग्न माने, हालांकि ये द्वितीयेश हुए, हालांकि बहुत बृहद और कठिन सा होता जा रहा होगा शायद आपके लिए, पर ये जानकारी आप अपने दिमाग में रखिए कि शनि जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मारक हो जाते हैं। हालांकि आयु के कारक भी होते हैं 8वें स्थान में, तो यहाँ पे ऐसी कोई स्थिति नहीं है। पर ये जो स्थितियां हैं, फिलहाल में हम बात करें कि शुक्र में शनि का जो अंतर है, ये अंतर बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। तो चूंकि ये कुंडली विवाह के विषय हमारे पास आई थी, तो हम तो ऐसे व्यक्ति को सलाह देंगे, हालांकि शनिदेव अभी विवाह होने ही नहीं देंगे, पक्का है, कम से कम अभी 3 साल इनके विवाह में लगेंगे। और अगर किसी प्रकार हो जाएंगे तो परेशानियां होंगी। और इस स्थिति में इनको विवाह करने की हम सलाह नहीं देते हैं, क्योंकि शनि और शुक्र की जो अंतरदशा और दशा चल रही है, ये एक तरह से मारक है, यह मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाली है। तो पहले इसकी शांति करें, इसके उपाय करें, और उसके बाद ही विवाह के बारे में सोचें। अब चलिए, हमने बता ही दिया धन की स्थिति ठीक ठाक है। अब देखिए, ये बहुत हाई प्रोफाइल कुंडलियां इसको हम कह सकते हैं, क्योंकि इनमें राजयोग भी है, उनके विपरीत उनके कष्ट योग भी है। तो ऐसा व्यक्ति बड़े घर में पैदा होता है, और उसके बाद जो आजकल की जो सारी चीजें हैं, वैभव है, उनको पाता भी है, खोता भी है, गंवाता भी है, खुश भी होता है, रोता। तो ये तो वे ऑफ लाइफ है, ऐसा तो चलता ही रहता है। पर फिर भी उनमें कष्टों की कमी नहीं होगी, इस प्रकार की कुंडली है। विवाह से संबंधित भी हमने जो बातें की, तो ये आजकल तो लाइफ स्टाइल है, चलता रहता है, एक किया उसको छोड़ा दूसरा किया, सब चलता रहता है। पर देखा जाए ये कष्टप्रद चीजें हैं, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इस कुंडली में हमें विवाह विषयक कष्ट दिखते हैं, जिससे इन्हें सतर्क रहना चाहिए, इसके लिए प्रिपेयर रहना चाहिए और भगवान से इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तो हम कहेंगे कि इनके इष्ट देव होते हैं ब्रह्मा जी की चूंकि हमारे यहाँ पूजा ऐसी नहीं होती है, तो आप इसको स्पेशली पुत्र प्राप्ति के लिए या इष्ट देव के रूप में आप विष्णु जी को इसमें ले सकते हैं। आप विष्णु जी की पूजा करें। चंद्रमा चूंकि यहाँ पर आपके भाग्येश होते हैं, और कहीं ना कहीं ये भी पाप कर्त्री, हमने बताया कि एक तरफ शनि और एक तरफ राहु केतु का प्रभाव, मंगल का प्रभाव आ रहा है, राहु का प्रभाव आ रहा है, तो ये पाप कर्त्री में हो जाते हैं। तो भाग्य को अच्छा बनाने के लिए हम चाहेंगे कि आप अगर चाहते हैं तो आप अगर चाहती हैं तो मोती का रत्न धारण कर सकती हैं। मोती कम से कम 7 कैरेट 7.25 कैरेट
अब तो सवा कहना तो ठीक है, इस प्रकार की मिल नहीं पाते हैं रत्न, मिल जाए तो बहुत अच्छी है। तो कम से कम 7 कैरेट या उससे ज्यादा का रत्न आप एक अच्छा सा मोती ढूंढ लें और उसको आप पहन सकते हैं अगर आप पहनना चाहें तो, वरना आप विष्णु जी की पूजा करें और शिव जी की आराधना करें। पति प्राप्ति के लिए आपको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। बस आप शिव जी की आराधना करें, जिस ढंग से भी आप शिव जी की आराधना करना चाहते हैं, करना चाहती हैं, उस ढंग से आप शिव जी की आराधना करें और भगवान भोलेनाथ जरूर आप प्रसन्न होंगे और वो सभी समस्त अनिष्टों को समाप्त कर सकते हैं, उनका शमन कर सकते हैं और आपको सभी प्रकार के अच्छे परिणाम, शुभ परिणाम आपको दे सकते हैं। तो अवश्य ही वो आपको एक अच्छा जीवन साथी देंगे, एक लंबी उम्र देंगे। तो आप शिव जी की आराधना करें और मोती रत्न धारण करें। हमें आशा है कि आप इस कुंडली अध्ययन से अवश्य ही संतुष्ट होंगे। जो कमियां रह गई होंगी, जो भूल हुई होगी, उसे आप अनदेखा मत करिएगा, उसे आप हमें जरूर पॉइंट आउट कीजिएगा, जिससे हमारे भी ज्ञान में वृद्धि हो सके और अन्य दर्शकों के ज्ञान में भी वृद्धि हो सके। और अपने अमूल्य सुझाव हमें अवश्य उससे हमें अवगत कराते रहें, हमें अपने अमूल्य सुझाव भेजते रहें। और आप हमसे क्या देखना चाहते हैं, हमारे वीडियोज में क्या जानना चाहते हैं, उसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।